हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टर्मिनल। और आज हम शुरू करेंगे अपने 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इससे पहले हम तीन चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले था द स्टोरी ऑफ विलेज वालमपुर, जिसमें गांव के लोगों के रहन सहन के बारे में बताया था, उनकी अर्निंग्स कैसे होती हैं इसमें बताया था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में बात की गई थी। फिर हमारे सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम था पीपल एज रिसोर्सेज, जिसमें पीपल को ऐसे एसेट की तरह माना गया था, ना कि बर्डन की तरह, और बताया गया था कि अगर पीपल के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है प्रॉपरली, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और वो किसी भी कंट्री के लिए एज ए वेल्थ साबित होंगे, एज ए रिसोर्स प्रूफ होंगे। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर पर आए, जो था पॉवर्टी एज ए चैलेंज, जिसमें पॉवर्टी के मेजरमेंट्स के बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, उसके एलिमिनेशंस के तरीके के बारे में बात की गई थी। और आज हम 4th चैप्टर पर आए हैं और ये इकोनॉमिक्स के 9th क्लास का लास्ट चैप्टर है और काफ़ी छोटा चैप्टर है। तो आज हम पढ़ते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हो सके इसे शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें फूड सिक्योरिटी के बारे में जानना है, उसके बाद उसकी ज़रूरत के बारे में जानना है। फिर हम आगे बढ़ के देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो इंडिया में कैसी है। इसके बाद हम बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे रेशनिंग और फूड इंटरवेंशनल प्रोग्राम्स के साथ में, और हम लास्ट में हम जानेंगे कि सब्सिडी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल द टाइम। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के पास अवेलेबल हो खाना, उसकी पहुंच हो खाने तक, और वो उसे सस्ते दामों पर परचेज कर सके, उसकी इतनी कैपेसिटी हो कि उसे वो परचेज कर सके। In which availability means food production within the country, food imports and previous years। इसमें availability का मतलब होता है कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन इस साल हुआ है, कितना प्रीवियस ईयर्स का, कितना हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें आता है कि कोई व्यक्ति के पास कितना पैसा है कि वो जो भी फूड अवेलेबल है उसको परचेज कर सके, उसे बाई कर सके। और फिर आता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि उसकी पहुंच जो है वो हर किसी व्यक्ति तक होनी चाहिए। अमर्त्य सेन, जो कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इकोनॉमिक्स में, उन्होंने बताया कि फूड सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है उसमें एक्सेसिबिलिटी को ऐड किया जाना चाहिए, और ये 1995 में इस वर्ड को ऐड किया गया। और हम देखते हैं कि हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत हमें होती है स्पेशली नेचुरल कैलेमिटीज़ में, कि अगर कहीं किसी देश में या फिर हमारे देश में बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, सुनामी आती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें खाना सस्ते दाम पर या फिर फ्री में अवेलेबल हो सके। इसीलिए अगर हम बात करते हैं हमारी सोशल कंपोजिशन की, जिसमें पिछड़ी कास्ट के जो लोग आते हैं, OBC, SC, ST, इन सब की अगर नेचुरल कैलेमिटी आते हैं तो इन सब की जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा मिजरेबल होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट्स ने इंडिपेंडेंस के बाद सेल्फ सफिशिएंस बनने के लिए बहुत सारे मेजर स्टेप्स उठाए हैं, और इसका एक परिणाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसने कि हमारे देश में काफ़ी बदलाव ला दिया। हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें कह सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन आ गया, और हमारी जो प्रोडक्शन थी वो भी लगभग 3-4 गुना बढ़ गई। अब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, जो कि 1970 के शुरुआत में हुआ था, उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया था, और हम तैयार हो चुके थे कि अगर हमें कोई एडवर्स वेदर कंडीशंस फेस करनी हो तो हम इजीली उसे फेस कर सकते हैं। अगर इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं तो इंडिया की, तो पिछले 30 सालों में इंडिया में बहुत सारी क्रॉप्स को उगाया जाता है, और काफ़ी सारे फूड ग्रेन्स हमारे यहाँ जैसे वीट, राइस आदि उगाए जाते हैं। और इनसे क्या होता है कि हमारे देश में फूड स्टॉक्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, FCI के द्वारा, और वो चीप रेट्स पर लोगों को अवेलेबल कराए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बफर स्टॉक के बारे में। बफर स्टॉक जो होता है वो नेमली वीट और राइस को प्रोक्योर किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी गवर्नमेंट FCI के द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वीट और राइस को प्रोक्योर करती है इंडिया के उन स्टेट्स के फार्मर से जहां पर सरप्लस प्रोडक्शन होता है। और ये जो FCI है वो फार्मर से पहले ही प्री अनाउंस्ड प्राइस डिटरमाइन कर लेती है, जिस प्राइस को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इससे ये भी फायदा होता है कि
जो फार्मर जो होते हैं वो काफ़ी सेफ हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि उनकी जो फसल होगी वो बर्बाद नहीं होगी, उन्हें अच्छे दामों पर अपनी फसल बेचने को मिलती है और वो अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं। और हम देखते हैं डेटा के बारे में, जिसमें बताया गया कि हमारे यहाँ पर एक्चुअल स्टॉक कितना होता है, कितने स्टॉक की हमें ज़रूरत होती है। तो अगर हम 1 अप्रैल को देखते हैं तो 21.4 मिलियन टन हमें ज़रूरत थी व्हीट और राइस की, लेकिन उसके अपोजिट में हमें 34.3 मिलियन टन हमारे पास एक्चुअल स्टॉक्स था उनका। अब हम बात करते हैं जुलाई की, तो इसमें 41.12 मिलियन टन हमारे पास व्हीट और राइस थे, और लेकिन हमें ज़रूरत थी और हमारे पास जो एक्चुअल में स्टॉक था वो था 54.5% का। और हम जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी में 21.14 मिलियन टन की हमें ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पास 36.8 मिलियन टन हमारे यहाँ पर एक्चुअल स्टॉक था। तो ये काफ़ी हमारे यहाँ की अच्छी स्थिति को दर्शाता है कि हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं, हमारी जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, हम सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं। और अब हमें किसी भी देश से अपने फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम खुद ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए। अब हम बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फूड procured by the FCI is distributed through government regulated ration shops among the poor section of the society। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI जो प्रोक्योर करती है जो भी फूड ग्रेन्स, वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई राशन शॉप्स पर सोसाइटी के लोगों, गरीब लोगों को सस्ते दामों पर बेच दिए जाते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। ऐसी जो राशन की जो शॉप्स हैं हमारे इंडिया में, वो अराउंड 5.5 लाख है, और इन राशन शॉप्स को फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं, जिनमें फूड ग्रेन्स, शुगर, केरोसिन आदि मिलते हैं। अब हम देखते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कुछ सेलिएंट फीचर्स। अगर हम 1992 की बात करते हैं तो उस समय जो व्हीट का इशू प्राइस था वो था 2.34 और राइस का जो प्राइस था वो था 2.89, लेकिन उसमें कोई वॉल्यूम डिटरमाइन नहीं की थी कि इतने ही वॉल्यूम तक हम परचेज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर 2013 में अगर हम देखते हैं तो इसमें प्रायोरिटी रूल्स को दी गई है, और इसमें व्हीट का जो प्राइस है वो 2 रुपये है, और राइस का 3 रुपये, और कोर्स ग्रेन्स का 1 रुपये। लेकिन इसमें वॉल्यूम हम डिटरमाइन है, इसमें 5 kg पर पर्सन के हिसाब से पर मंथ के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब हम बात करते हैं रेशनिंग की। रेशनिंग का इंट्रोडक्शन जो था वो था 1940 में, बंगाल फेमाइन को ध्यान में रखकर। रेशनिंग में 3 तरह के राशन कार्ड्स बांटे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है अंत्योदय कार्ड, जो कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब होते हैं उनके लिए दिया जाता है। उसके बाद BPL कार्ड है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उनके लिए, और APL कार्ड सबके लिए प्रोवाइड किया जाता है। अब हम देखते हैं फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ने बहुत सारे ये स्कीम्स शुरू की हैं, जिससे कि जो फूड सप्लाई है वो इजीली लोगों तक पहुंच सके और लोग भुखमरी या फिर हंगर के शिकार ना हो। सबसे पहला है मिड डे मील स्कीम। ये स्कीम जो है वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए चलाई जाती है, जिसमें बच्चों को स्कूल में ही खाना प्रोवाइड कराया जाता है, न्यूट्रियस फूड, जिसमें दाल, चावल और बाकी पल्सेस, ये सारी की सारी चीज़ें उन्हें अवेलेबल कराई जाती हैं। इसके बाद आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है अब तक की जितनी भी स्कीम चलाई हैं, जितने भी हमारे फूड ग्रेन्स के प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में और कंज्यूमर्स तक अफोर्डेबल प्राइस पर फूड अवेलेबल कराने में। और इसकी जो एम है वो है जो रिमोट और बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं उन तक खाना पहुँचाना। और इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि 1975 में शुरू किया गया था, जिसमें 6 साल के बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन, फूड, प्राइमरी हेल्थ केयर, चेकअप, इन सबको ध्यान में रखा जाता है, और उनकी माँओं के लिए भी ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती हैं। इसके बाद आता है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू की गई थी। इसका टारगेट था कि जो गरीबों में से भी जो सबसे अधिक गरीब लोग हैं उनको फ्री में खाना प्रोवाइड कराना। अब हम जानते हैं सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करते हैं तो सब्सिडी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कोई भी कमोडिटी महंगे रेट्स पर खरीदती है और उसे जनता को सस्ते रेट पर अवेलेबल कराती है, या फिर हम कह सकते हैं ये वो पेमेंट है जो गवर्नमेंट करती है सब मार्केट प्रोड्यूसर को या फिर सेलर को, जिससे कि जो कंज्यूमर जो है वो उसे सस्ते दाम पर खरीद सके और उसकी जो इनकम है उसमें सेविंग्स बढ़ सके। तो ये होती है
सब्सिडी। तो आज का हमारा चैप्टर इसी टॉपिक के साथ खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। देखने के लिए थैंक यू। हैव ए गुड डे।